Hello everyone, welcome to Neat Biology Zone. So in this video, we will be studying about questions related to ecosystem, and these are most important questions from the Sathi portal. So let's start. The first question is decomposers like fungi and bacteria are autotrophs, heterotrophs, saprotrophs, or chemoautotrophs. So the correct answer is option number C, second and third, because फंजाई जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ होता है, एंड बैक्टीरिया इज अ सैप्रोट्रॉफ. नाउ वी कैन सी द एक्सप्लेनेशन. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, तो दे आर द दोज ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं. एग्जाम्पल प्लांट्स होते हैं, वाइल द ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स और प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दे कैन बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores. लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हैं, वी आर हेट्रोट्रॉफ्स. तो फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ है. ठीक है, एंड नाउ सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट डेड ऑर्गेनिक मैटर से उनको नरिशमेंट मिलता है, या जो रिमेन्स होते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के, तो इनको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर. तो इनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स. So the correct answer is option number C, 2 and 3. Next question. The process of mineralization by microorganisms helps in the release of. Mineralization में क्या होता है, inorganic nutrients from humus, both organic and inorganic nutrients from detritus, organic nutrients from humus, inorganic nutrients from detritus and formation of humus. So इसका correct answer है option number A, inorganic nutrients from humus. मिनरलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ह्यूमस में रिलीज करने में. पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं डिकम्पोजिशन के, वो था फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, दिस इज एल, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. ठीक है, ह्यूमस एंड मिनरल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस प्रोसेस से हमको मिलते हैं, ह्यूमिफिकेशन से एंड मिनरलाइजेशन से. और मिनरलाइजेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड अमोनिया एंड नॉन मिनरल्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट. प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ. सो इसमें ऑप्शंस दी हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 and 4. तो आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 and 4 से. देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर. ठीक है, एंड किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी होता क्या है एग्जैक्टली, प्रोडक्शन होता है बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेट. ये तो हो सकता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या एनर्जी के उससे देख सकते हैं किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, जैसे कि यहाँ पे दिया है. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि -2 मीन्स पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, -2 इज पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर, और यहाँ पे किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो दीज आर द ways to find out productivity in any given trophic level. Question number 3 is done. Next is 4. An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? Forest, marine, grassland, या तुंद्रा. तो बायोमास क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कोई भी इकोसिस्टम में. वायलेट्स पिरामिड शो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम. ठीक है, बायोमास क्या होता है, कोई भी अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे. तो पहली बात आप देख सकते हैं बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आपको कहाँ पे मिलेगा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आपको मिलेगा, इसका ऑप्शन नंबर है बी, मैरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम में या पॉन्ड इकोसिस्टम में. ये सारी चीजें पे आपको एक्वेटिक सिस्टम में
एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड ही मिलेगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ biomass of fishes exceeds than that of phytoplanktons which make the small standing crop of aquatic ecosystem। इसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, देख सकते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। वहां पे क्या होता है, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फिर जूओप्लैंक्टन्स उनको फीड करते हैं, जूओप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, फिर स्मॉल फिशेस जूओप्लैंक्टन्स को ईट करेंगे, फिर लार्ज फिशेस स्मॉल फिश को ईट करेंगे। तो ये किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका शेप कैसा इन्वर्टेड है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, स्पायरोगायरा, एगैरिकस, वॉलवॉक्स या नॉस्टा। ऑप्शन नंबर बी एगैरिकस प्रोड्यूसर नहीं है, बिकॉज एगैरिकस किस क्लास को बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई, जो कि एक हेट्रोट्रॉफ है, और हेट्रोट्रॉफ सैप्रोट्रॉफ है, सैप्रोट्रॉफ क्लास में आता है। और इसको एगैरिकस को मशरूम भी बोलते हैं। जो कि बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्पायरोगायरा जैसे कि ग्रीन एल्गी है, ऑटोट्रॉफ्स है, प्रोड्यूसर नॉस्टॉक एंड वॉलवॉक्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया है। तो ये सारे जो हैं प्रोड्यूसर्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Which of the following ecosystems is most productive in terms of net primary production? Deserts, tropical rainforest, oceans and estuaries। So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमेशा ही सबसे ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है, फिर इसके बाद कोरल रीफ की होती है, फॉलोड बाय एस्चुरीज एंड डेजर्ट एंड ओशियन। Thus the option B is correct. Next is pyramid of numbers is always upright, always inverted, either upright or inverted, neither upright nor inverted। So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नंबर्स का जो होता है वो अलग अलग इकोसिस्टम्स में अपराइट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स कैन बी इन्वर्टेड और अपराइट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं, ये देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एक नॉर्मल जैसा भी एक पिरामिड होता है, प्रोड्यूसर्स पहले आएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, फिर टर्शरी कंज्यूमर आएंगे। सो दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये क्या अपराइट है। अब आप इन्वर्टेड देख सकते हैं कि एक सिंगल ट्री इकोसिस्टम में देखिए, अगर एक ट्री है तो उसको बहुत सारे हर्बीवोर्स खाएंगे। ठीक है, एक ट्री को, फिर उसके बाद बहुत सारे पैरासाइट्स खाएंगे उनको, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे आपको क्लियर हो गया होगा पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट भी हो सकता है या इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर पर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स फिर उनको भी खाएंगे। ठीक है, तो फिर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट इन केस ऑफ सक्सेसिव डिक्रीज इन मेंबर्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल लाइक अ बिग ट्री। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको बिग ट्री का, वहां पे हमेशा इन्वर्टेड होता है। बट आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी की हमेशा याद रखना है कि वो हमेशा ही अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा ही अपराइट होगा। और पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो भी ऐसे अपराइट या इन्वर्टेड होता है, सेम होता है पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ दिस नंबर। ठीक है, किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि इन्वर्टेड पिरामिड रहेगा या वही मतलब इन्वर्टेड ही रहेगा, या जैसे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में हमेशा ही अपराइट रहता है, तो ऐसा उसमें नहीं है बायोमास और नंबर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 8. Approximately how much of the solar energy that falls on the leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis? So इसके correct options हैं less than 1%, 2 to 10%, 30% या 50%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका देख सकते हैं, पहली बात हमको पता है कि सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है लेस देन 50%, ये क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, PAR।
एंड अबाउट 2 to 10% या 1 to 5% ऑफ सोलर इंसिडेंट एनर्जी क्या है, कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ सेल। मतलब 50% से लेस जो है वो पीएआर है। फिर उसमें उसका 2 to 10% या 1 to 5%, दीज बोथ नंबर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैप्चर करते हैं ऑटोट्रॉफ से और इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अगर आपके पास ऑप्शन है 2 to 10% या 1 to 5%, सो बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following where do you think the process of decomposition would be the fastest? Tropical rainforest, Antarctic, dry arid region या alpine region? So प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फास्टेस्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्राटिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है, लेयरिंग फॉर्म में प्लांट्स को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्राटा। द बायो में कंटेन मिनिमम ऑफ 5 स्टोरीज और वेजिटेशन और स्ट्राटा मिनिमम 5 लेयर्स। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन में सबसे फास्ट रहेगा, बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा रहेगी। Next question. How much of the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores? 1%, 10%, 40, 40%, 90%. So option number D is the correct answer. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना डाइजेस्ट होता है। जैसा हम लोग को पता है, लेनमैन्स लॉ होता है कि 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी भी टॉपिक लेवल पे। ठीक है, तो 90% ही डाइजेस्ट होगी, राइट। तो देख सकते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी है ना, प्रेडेटर और ग्रेजिंग फूड चेन प्रेडेशन अगर्स एट एवरी स्टेप। Herbivore are eaten by carnivore. If they die naturally, then the energy trapped in the body of herbivore is transferred to decomposers. ठीक है, अब 10% ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। herbivore productivity is utilized for raising productivity of next trophic level, while the rest 90% is eaten up in the process like respiration, maintenance of body heat and other activities. So आपको ये पता होना चाहिए कि 10% ऑफ एनर्जी चली जाती है और 90% ऑफ द एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक लेवल पे जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर। तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस जो होते हैं किसी भी स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये जो होते हैं चेंजेस, ये हमेशा ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल होते हैं। किसी भी स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, और ये एक ऑर्डरली मैनर या सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं। और जो एंटायर सीक्वेंसेस होते हैं, जो स्टेजेस होती हैं चेंजेस की, उसको क्या बोलते हैं, सीयर। ठीक है, तो द अदर ऑप्शन सच एज रैंडम और क्विक चेंज, ये भी गलत है। नॉट द फीचर्स, रैंडम एंड क्विक चेंज नहीं होता, स्लोली एंड स्टडीली होता है, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल मैनर में होता है। And ecological succession is influenced by the physical environment. Thus all the other options are wrong. तो यहाँ पे लिखा है ना, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरमेंट, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज इन अ स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, डिसऑर्डर और कांस्टेंट चेंज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। तो इकोलॉजिकल या बायोटिक सक्सेशन के टाइम पे क्या होता है, climax community is stable, self perpetuating and is the final biotic community. This is the final biotic community. ठीक है, climax community तो ये सक्सेशन के एंड में डेवलप होती है और ये परफेक्ट हार्मनी में होती है, किसी भी इक्विलिब्रियम रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी रहती है एंड नीश स्पेशलाइजेशन।
दस ऑल द अदर ऑप्शंस आर नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है, फाइनल बायोटिक कम्युनिटी है, स्टेबल है, ठीक है, परफेक्ट हार्मनी में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है विद फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी से रिलेटेड। मैक्सिमम डाइवर्सिटी एंड नीश स्पेशलाइजेशन, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स व्हिच वन डू नॉट हैव लॉसेस ड्यू टू रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल द दीज, ऑप्शन नंबर डी। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सारी बायोकेमिकल साइकिल हैं जो उसमें कोई भी लॉस नहीं होता है रेस्पिरेशन की वजह से। वाइल साइकिल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये इसमें अफेक्टेड बाय द साइकिल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर बायोकेमिकल साइकिल में कोई भी लॉस नहीं होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बल्कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में इफेक्ट होता है। ठीक है, next question 14. The sequence of communities of primary succession in water are. So these are the sequence of communities. You have to find out the correct one. इसका correct answer option number D. Phytoplankton, rooted submerged, hydrophytes, floating hydrophytes, reed swamp, sedges and meadow and trees. सीक्वेंस ये रहता है, आपको याद रखना होगा ये सीक्वेंस। प्राइमरी सक्सेशन ये हाइड्रोस्फीयर में, फाइटोप्लैंक्टन किसमें आता है, पायनियर स्टेज में, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फिर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट फ्लोटिंग स्टेज में, फिर रीड स्वैम्प, फिर सेजेस, मेडो एंड वुडलैंड ट्रीज। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसको याद रखना सीक्वेंस। नेक्स्ट इज द रिजर्वॉयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन। इसका करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेयर। देखो, देयर आर टू स्टोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिजर्व पूल होता है और साइक्लिंग पूल होता है। तो जो रिजर्वॉयर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है बायोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। वाइल अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वॉयर फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और एटमॉस्फेयर की क्या क्या लेयर्स होती है, ये जो दिया ना, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, ये लिथोस्फियर, ये सारी एटमॉस्फेयर के पार्ट हैं। बट बाकी आप देख सकते हैं, while whereas stratosphere, ionosphere and lithosphere are the parts of atmosphere। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्वॉयर जो होगा गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, वो बायोकेमिकल साइकिल्स का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। और जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट किसका रिजर्वॉयर होता है, सेडिमेंट्री साइकिल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the carbon atoms fixed by producers already have passed through three species, the trophic level of the last species would be। तो ट्रॉपिक लेवल लास्ट स्पीशीज की रहेगी टर्शरी प्रोड्यूसर। आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम्स अगर फिक्स करे हैं प्रोड्यूसर ने, देख सकते हैं आप इसमें, प्रोड्यूसर ने अगर फिक्स करा है और तीन स्पीशीज को के पास हुआ है, ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होंगे, जो पहला टॉपिक लेवल होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर का होगा, ठीक है, फिर थर्ड सेकंड होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा वो टर्शरी कंज्यूमर का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्शरी प्रोड्यूसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना, थ्री ट्रॉपिक लेवल्स प्रोड्यूसर के बाद पास हो रहे हैं, वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचेगा। नेक्स्ट इज which of the following type of ecosystem is expected in an area where evaporation exceeds precipitation and mean annual rainfall is below 100 millimeters। ऐसी कौन सा इकोसिस्टम है जहाँ पे इवेपोरेशन जो है प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है और एनुअल रेनफॉल 100 मिलीमीटर से कम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत ही रेनफॉल कम होता है, देख सकते हैं, इट इज लेस देन 100 मिलीमीटर पर ईयर। और यहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट में हॉट डेज होते हैं, कोल्ड नाइट्स होती हैं। तो इवेपोरेशन फ्रॉम टू डेजर्ट ऑलवेज एक्सीड 7 to 50 टाइम्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ बायोम्स और मोर कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मिलीमीटर पर ईयर से रेनफॉल कम होती है, और यहाँ पे हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स होते हैं। इवेपोरेशन फ्रॉम ट्रू डेजर्ट हमेशा 7 to 50 टाइम्स ज्यादा होता है, एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, मीडियम रेनफॉल मिलता है 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर, बट इवेपोरेशन रेट जो होता है वो हायर नहीं होता देन द प्रेसिपिटेशन रेट। श्रबी फॉरेस्ट रिसीव्स रेनफॉल 90 to 150 सेंटीमीटर पर ईयर। मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है, 100 to 150 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट्स।
द जोन एट द एज ऑफ अ लेक और ओशियन विच इज ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर। हमको एक जोन फाइंड आउट करना है जो कि एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर, ये साथ में दोनों चीजें हो रही हैं। तो इस जोन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, लिटोरल जोन। मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है लिटोरल जोन, ठीक है। ये सबसे ऊपर ये वाला यूफोटिक जोन है, ये वाला लिमनेटिक जोन है, दिस इज द लिमनेटिक जोन। ये डिस्फोटिक जोन है, दिस इज प्रोफंडल, एंड द लास्ट वन इज बेंथिक जोन। दीज आर ऑल डिफरेंट जोन्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लो क्या लिखा है? लाइट एंड ऑक्सीजन लेवल्स, ये सारी लो हैं, ठीक है। लाइट है, लाइट एंड ऑक्सीजन यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे हाई होगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। द लिटोरल जोन क्या होता है? इट इज द जोन एट द एज ऑफ अ लेक और ओशियन और एन इकोसिस्टम है विच इज ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर, हेंस लाइट इज आल्सो अवेलेबल एंड इमर्स्ड इन वाटर। तो लिटोरल जोन ये होता है। और कोस्टल जोन क्या होता है? कोस्टल जोन, कोस्टल जोन क्या होता है? वो हमेशा प्रोड्यूसर में रिच होता है फ्रॉम सरफेस टू वाटर विद अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट जोन्स क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है पेलेजिक जोन, यहाँ पे क्या है? दैट इज नाइदर क्लोज टू बॉटम नॉर द शोर, पेलेजिक जोन। बेंथिक जोन क्या होता है? जो लास्ट होता है, फोटिक जोन, जहाँ पे लाइट भी नहीं होती है और डार्क होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन दिस जोन। और लेंटिक जोन क्या होता है? रेफर्स टू द स्टैंडिंग और रिलेटिवली स्टिल वाटर in an aquatic ecosystem. Standing or relatively still water है the lentic zone का। benthic zone is the last zone of the any aquatic ecosystem। यहाँ पे लाइट भी नहीं होगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। benthic zone से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड पेलेजिक जोन क्या है? एनी जोन ऑफ वाटर इन अ सी और लेक दैट इज नाइदर क्लोज टू बॉटम नॉर द शोर, ठीक है। पेलेजिक जोन मैंने दिखाया है आपको उसमें डायग्राम में। तो ये सारे जोन्स हैं, ठीक है। लिटोरल जोन, पेलेजिक जोन, बेंथिक जोन एंड लेंटिक जोन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिफिक फैक्टर रिफर्स टू। तो एडिफिक फैक्टर क्या होता है? एडिफिक फैक्टर क्या होता है? वाटर, सॉइल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या एल्टीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉइल। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एडिफिक फैक्टर क्या होता है? एक एबायोटिक फैक्टर होता है, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर होता है। एडिफिक फैक्टर रिफर्स टू सॉइल लाइक सॉइल टेक्सचर, बैकग्राउंड मिनरल टोपोग्राफी एंड पीएच वैल्यूज एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं वाटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एल्टीट्यूड, ये सारे जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये अफेक्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को। इसको क्लाइमेटिक फैक्टर्स बोलते हैं, वाटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एल्टीट्यूड। The variations in these factors affects the ecosystem, and these factors are also the deciding factor of the different types of ecosystem found on the earth. तो एडिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सॉइल से रिलेटेड होते हैं, सॉइल का टेक्सचर, बैकग्राउंड मिनरल, इसका टोपोग्राफी, पीएच वैल्यू। और ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, वाटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एल्टीट्यूड। तो ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस।
Coming to the last question, which of the following is an ecosystem service provided by a natural ecosystem? Cycling of nutrients, prevention of soil erosion, pollutant absorption, and reduction of the threat of global warming, all of the above. So इसका correct answer है the correct answer है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। पहली बात आप देख सकते हैं नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, एक बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को नेचुरली मेंटेन करता है, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम। द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज द इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं जो भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है एक नेचुरल इकोसिस्टम? प्यूरिफाई करेगा एयर एंड वाटर को, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ प्यूरिफाई करेगा एयर एंड वाटर को, माइग्रेशन ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेगा, जनरेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल करेगा, मेंटेन करेगा बायोडाइवर्सिटी को, स्टोरेज साइट ऑफ फॉर कार्बन रहेगा, एक पॉलिनेशन करेगा क्रॉप्स में, ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वॉल्स। तो सारे करेक्ट हैं ऑप्शंस जितने भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो भी एक नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। So these are the questions related to the Sathi app from this chapter ecosystem. Hope you like the video. If you like the video, please like it and subscribe to my channel Neem Biology Zone. Thank you so much. Have a great day. All the best, guys.